हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 12 के भूगोल में 8वां अध्याय है प्राथमिक व्यवसाय, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब होता है जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे अपन प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट और संग्रहण, भोजन संग्रहण, इसके बारे में अपन ने कल अध्ययन किया है। आज की क्लास में प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो व्यवसाय है, जैसे मछली पकड़ना और पशु चारण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मछली पकड़ना है, ये व्यवसाय भी प्राचीन काल से ही होता आ रहा है और मानव को प्राकृतिक अवरोधों, मछली पकड़ने के लिए, इस व्यवसाय के लिए मानव को प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मछलियाँ तालाबों, पोखरों, नदियों, नालों, झीलों तथा तटवर्ती सागरों में पकड़ी जाती है और इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मछलियों का जो उपयोग है वो भोजन के अलावा तेल, चमड़ा प्राप्त करने, इसके अलावा दुधारू पशुओं को खिलाने और खाद बनाने के लिए भी किया जाता है। तो विश्व के अंदर जो मछली पकड़ने का व्यवसाय है, ये ज़्यादातर समुद्री तटवर्तीय क्षेत्रों में अधिक है और मछली पकड़ने के लिए मछलियाँ यानी कि दो तरह से पकड़ी जाती है, एक तो ताज़े पानी की और एक समुद्री जल की। मछलियाँ के जो क्षेत्र है इसमें एक तो है ताज़े पानी का क्षेत्र और दूसरा है समुद्री क्षेत्र, दूसरा समुद्री पानी या सागरीय पानी या सागरीय जल क्षेत्र। तो इस प्रकार जो ताज़े पानी का क्षेत्र है, इसमें नदियों में जो नदियां हैं, नदियां, झीलों, तालाबों व विभिन्न जलाशयों के अंदर मछलियां पकड़ी जाती है और अधिकांश जो मछलियां पकड़ी जाती है वो सागरीय जल के तटवर्ती जो क्षेत्र है, सागरीय जल के तटवर्ती जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर मछलियां पकड़ी जाती है। मछली पकड़ने का व्यवसाय है वो प्राचीन समय से है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के कारण जो विभिन्न खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ती जा रही है और इस वर्तमान बढ़ती जनसंख्या के उदर पूर्ति के लिए मछलियों का जो उपयोग है ज़्यादातर भोजन के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा इससे तेल भी निकाला जाता है, इसके चमड़े का भी उपयोग किया जाता है और इस मछलियों के उत्पाद का उपयोग है वो विभिन्न पशु आहार या खाद बनाने में भी किया जाता है। विश्व के अंदर जो ताज़े पानी की जो मछलियां हैं वो सर्वाधिक ताज़े पानी की मछलियां चीन पकड़ता है, यानी चीन ताज़े पानी की मछली पकड़ने में यानी प्रथम स्थान है और खारे पानी की या समुद्री पानी की जो मछलियां हैं वो सर्वाधिक यानी कि जापान में पकड़ी जाती है। इसी प्रकार और भी यानी कि यदि अपन सागरीय क्षेत्र की बात करें तो विश्व में मछली पकड़ने के जो प्रमुख क्षेत्र है वो विभिन्न यानी कि इन महासागरों के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसमें उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो तटवर्ती क्षेत्र है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र में जैसे जापान है, जापान जो उत्तरी, इसके अलावा चीन का क्षेत्र है, कोरिया है, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम, ये सारे इसी क्षेत्र में आते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका व यानी उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र है वो भी उत्तरी प्रशांत के तटवर्तीय क्षेत्रों में आती है। और इस प्रकार जापान के अंदर यानी एक तरफ प्रशांत महासागर है, दूसरी तरफ जापान सागर है, वहाँ पर अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती है। चीन भी उत्तरी प्रशांत महासागर में मछली पकड़ता है। उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र है वहाँ पर भी मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। और उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सान फ्रांसिस्को है, जहाँ पे मछलियों के डिब्बेबंद मांस के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पे मछलियों का डिब्बेबंद मांस है, विश्व के अंदर निर्यात किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज की भी क्षमता है। तो एक उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक अमेरिकन तटवर्तीय क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी तट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट, तो इस पूर्वी तट है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगता है और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती है। जहाँ पे बड़े बड़े मत्स्य बैंक है, जहाँ मछली उत्पादन क्षेत्र है उसको मत्स्य बैंक कहते हैं। जैसे ग्रांड बैंक है, ग्रांड मत्स्य बैंक है। इसके अलावा डागर बैंक है, डागर बैंक। तो ये जो क्षेत्र है ग्रांड बैंक, डागर बैंक, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अमेरिकन तटवर्तीय क्षेत्र और इसके अलावा यूरोपीय तटवर्तीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ बड़ी मात्रा के अंदर मछलियाँ पकड़ी जाती है। महासागरों के अंदर मछलियों के उत्पादन के जो अनुकूलन क्षेत्र होते हैं या मछलियों के पनपने के अनुकूलन जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, जहाँ पे गर्म जल की धारा और ठंडी जल की धारा आपस में मिलती है, वहाँ मछलियाँ यानी अधिक पनपती है। और जहाँ अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर जो ग्रांड मत्स्य बैंक है, जहाँ गल्फ स्ट्रीम की धारा और लेब्राडोर की धारा आपस में मिलती है, तो वहाँ सघन मछलियाँ हैं वो उत्पादित होती है और इस क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ी जाती है। इसके अलावा तीसरा क्षेत्र है जिसको उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसे ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, जर्मनी, फ्रांस, ये जो क्षेत्र है, स्पेन, पुर्तगाल, इस क्षेत्र में भी यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसका जो पूर्वी तट है, पूर्वी भाग है, पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्र, जहाँ उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र पड़ता है, उनमें मछलियाँ पकड़ी जाती है। और डागर बैंक है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा जापान सागर जो क्षेत्र है, जहाँ पे यानी मछलियाँ सघन मात्रा के अंदर पकड़ी जाती है। तो मछली पकड़ने के जो विश्व में यानी कि 4 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ सागरीय मछलियाँ पकड़ी जाती है। और वर्तमान में जो तकनीकी विकास और बढ़ती जनसंख्या की उदरपूर्ति की मांग के कारण मत्स्य व्यवसाय में भी आधुनिकीकरण हुआ है। मछलियाँ ताज़े पानी के जो प्रमुख स्रोत है या खुले या तटवर्ती समुद्रों में पकड़ी जाती है और ज़्यादातर मछलियाँ हैं वो समुद्र के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ ठंडी और गर्म जल धाराएँ मिलती है, वहाँ पर अधिक पनपती है और उन क्षेत्रों में अधिक पकड़ी जाती है। दूसरा जो प्राथमिक व्यवसाय है इसके अंदर वो है पशुचारण। पशुपालन के साथ साथ पशु जो चारण है यानी पशुओं का जो चारण है उसमें विभिन्न जो जनजातियां हैं वो पशुओं के पालन के साथ साथ यानी घूमकर जीवन जीती है और पशुओं को विभिन्न स्थानों पर ऋतु प्रवास करके पशुओं को ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार प्रवास करके विभिन्न क्षेत्रों के अंदर चराया जाता है। और इस पशु चारण है जिसमें 2 प्रमुख इसके क्षेत्र है, जिसे एक है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में भी बड़ी मात्रा में के अंदर पशुचारण होता है।
इसमें जैसे ब्राज़ील का कंपोस्ट घास का मैदान है, ब्राज़ील का कंपोस्ट घास का मैदान है। और वेनेजुएला का लानोस और पार्कलैंड, ये पार्कलैंड है वो भी वेनेजुएला का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जहाँ पशुओं का चारण किया जाता है, पशु चारण किया जाता है। तो वेनेजुएला के अंदर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर वेनेजुएला जो देश है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, वहाँ का लानोस घास का मैदान और पार्कलैंड घास का मैदान ये वेनेजुएला में है, न कि दक्षिणी अफ्रीका में है, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका जो देश है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पड़ता है, न कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। तो एक तो पशु चारण है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है विश्व के अंदर, जहाँ पे कृषि, सघन कृषि भी होती है, यानी विस्तृत वाणिज्यिक कृषि भी होती है, साथ साथ पशुओं का भी पालन किया जाता है। इनमें सूडान, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सूडान में जो सवाना घास है, इसके अलावा अर्जेंटीना के अंदर अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान, रूस का स्टेपी घास का मैदान, रूस यूरेशिया के अंदर स्टेपी घास का मैदान, और उत्तरी अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रेरी घास का मैदान है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और दक्षिणी अफ्रीका का वेल्डस है वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जहाँ पे यानी पशु चारण होता है। तो आखेट और संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब ये महसूस किया कि इस यानी कि इनसे यानी ढंग से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, यानी आखेट और भोजन संग्रहण से उनका जीवन यापन ढंग से नहीं हो पा रहा था, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया और विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उसे पालतू बनाया, और पशुओं से जो भी भोज्य पदार्थ, चमड़ा, ऊन प्राप्त करते हैं, ये व्यवसाय मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जलवायु उष्ण या शुष्क व शीतोष्ण या शुष्क होती है, तथा धरातल का जो ऊबड़ खाबड़ भाग है, जैसे पर्वतीय भाग है, वहाँ पर भी पशुपालन होता है, जिसमें पहला है जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है ये 5 से 30 डिग्री दोनों अक्षांशों के बीच में फैले हुए हैं, और जहाँ वर्षा औसत यानी 100 सेमी से कम होती है, यहाँ घास की ऊंचाई है वो 1.8 से 3 मीटर के बीच में होती है। इस घास के मैदानों में सूडान का सवाना, इसमें ये जो घास का मैदान है सूडान का सवाना, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण नहीं है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो सवाना है। इसके अलावा वेनेजुएला का जो लानोस है, ब्राज़ील का कंपास है, और वेनेजुएला के अंदर लानोस और पार्कलैंड है, ये भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जहाँ पशुपालन होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैले हुए हैं, और यहाँ वर्षा औसत 50 सेमी से कम होती है। इन घास के मैदानों को रूस में क्या कहा जाता है? स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रेरी कहा जाता है, पंपास नहीं होकर के प्रेरी, और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। इसके अलावा मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उनमें भी पशुपालन होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर थार का मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में पड़ता है, कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका के अंदर है, अरब मरुस्थल जो अरब कंट्री के अंदर है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है, विश्व के सभी पर्वतीय स्थल है, वहाँ भी पशुपालन होता है। इसके अलावा ये व्यवसाय यानी कि आदिम ढंग से भी हो सकता है, और अति विकसित और वैज्ञानिक ढंग से व्यापारिक स्तर पर भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो पशुपालन है
वो वैज्ञानिक और विकसित ढंग से किया जा रहा है। आदिम ढंग से जो इस पशुपालन होता है उसमें पशुओं को घूम घूम करके विभिन्न यानी कि क्षेत्रों के अंदर चराया जाता है। इस पशु चारण को अपन यानी कि दो कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें एक तो है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुचारण। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण। चलवासी पशुचारण है, इसमें यानी इसकी जो विशेषता है वो है कि चलवासी पशुचारण मुख्यतः जीवन निर्वाह यानी कि किया है। चलवासी पशु चारण के अंतर्गत पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा कर के पशुओं को चराया जाता है और उसी से ही यानी कि जीवन निर्वाह किया जाता है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि ये पशुपालन साधारण रूप से जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही आश्रित होते हैं। चलवासी पशु चारण के अंदर क्या होते हैं, पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं को घुमा करके या ले जा करके चराया जाता है। नेक्स्ट इसकी चलवासी पशुचारण की विशेषता है कि चलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। इसमें भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है या कोई पहाड़ी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर यानी विभिन्न जो जनजातियाँ हैं वो ऋतु प्रवास करके पशुओं को चराती है। ऋतु प्रवास करके पशुओं को चराने का काम करती है। इसलिए इनका जो जीवन होता है चलवासी पशु चालकों का, वो घूमकर जीवन हुआ करता है और घूमकर जीवन की वजह से इसमें ज़्यादातर विस्तृत भूमि का उपयोग किया जाता है। इनकी संपत्ति इनके पशु ही होते हैं और इनकी जो चलवासी पशु चारणों की संपत्ति इनके पशु ही होते हैं। अधिकांश चलवासी चरवाहे कबीलों में रहते हैं। पशु चारण की विधि है वो प्राचीन ढंग से की जाती है और ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतु के अनुसार पशु चारण करते हैं, ऋतु के अनुसार प्रवास भी करते हैं। यानी राजस्थान में भी खूब सारी ऐसी जनजातियां हैं जिसमें पशुओं को पालन करते हैं और ऋतु के अनुसार प्रवास भी करती है। जैसे ही सर्दी का या गर्मी का मौसम आता है और यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में खास करके जहाँ घास कम होती है, बारिश कम होती है, तो यहाँ चारे के अभाव में यहाँ के जो यानी कि चलवासी पशु चारक है, ये चरवाहे मालवा यानी कि क्षेत्र के अंदर पशुओं को चराने के लिए जाते हैं और जैसे ही वापस बारिश का मौसम आता है तो वापस लौट आते हैं। तो इस प्रकार चलवासी पशु चारण के अंदर चरवाहे ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते हैं और आदिम ढंग से पशुओं को पाला जाता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इनके अंदर जहाँ दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका का सहारा मरुस्थल में ऊँट, अरब प्रायद्वीप और ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान आदि देशों में भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर, जबकि मध्य एशिया में उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर याक और टुंडा प्रदेश में रेंडियर और कैरिबू पाले जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यानी कि भौगोलिक क्षेत्रों में जहाँ जैसी चारे की व्यवस्था है उसके हिसाब से पशुओं को पालन किया जाता है। जैसे जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे ऊँट पाले जाते हैं और जहाँ पे कुछ घास है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वहाँ भेड़, बकरी, गाय, घोड़े आदि पाले जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ टुंडा प्रदेश है तो पर्वतीय क्षेत्रों में याक पाले जाते हैं और टुंडा प्रदेश है जहाँ पे रेंडियर पाले जाते हैं, रेंडियर और कैरिबू। भारत में भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जातियां हैं। वो लोग यानी समूह में ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से वापस मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो भारत में भी जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों के अंदर रहने वाली जो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जातियां हैं, ये चलवासी पशुचारण करती है और ऋतु के अनुसार
ये पशुओं को चराने के लिए प्रवास भी करती है। जैसे ही ग्रीष्म काल आता है तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलती है और वहाँ खूब सारी घास होती है, इसीलिए ये मैदानी क्षेत्रों से निकलकर इन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ तराई क्षेत्र है, जहाँ भाबर क्षेत्र है, वहाँ पशुओं को चराने के लिए आ जाते हैं। और वापस जैसे ही बारिश का मौसम आता है या सर्दी का मौसम आता है तब ये वापस मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं। चलवासी पशु चारकों की संख्या और क्षेत्र निरंतर अभी है वो घट रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं कि चलवासी पशु चारक है इनके जो संख्या और क्षेत्र क्यों घट रहे हैं। इसमें पहला कारण है कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो रहा है और दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, यानी वर्तमान में राजनीतिक सीमाओं का अध्यारोपण हो रहा है। एक राज्य दूसरे राज्य या एक देश दूसरे राज्यों के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसका अध्यारोपण होने की वजह से वहाँ पे यानी चलवासी पशुचारण नहीं हो पाता है। वहाँ सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से इस प्रकार यानी कि आधारभूत संरचनाओं का विकास कर दिया जाता है और जिससे पशुओं को चरने के लिए घास नहीं मिलती है। दूसरा है कि कहीं बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन ऊबड़ खाबड़ या जो पड़त भूमि है जहाँ यानी घास वगैरह पनपती है, वहाँ पर नई बस्तियाँ बसाने के लिए योजना प्लान बनाया जाता है, जिससे जो चलवासी पशु चारकों के क्षेत्र है वो क्षेत्र सीमित और यानी कि सिकुड़ते जा रहे हैं। पिछली एक सदी के दौरान उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी चलवासी पशुचारण का स्थान है वो व्यापारिक पशुचारण ने ले लिया है। दक्षिणी रूस के स्टेप यानी स्टेपीज जो घास का मैदान है उसमें चलवासी पशुचारण का स्थान स्थायी कृषि होने लगा है और रूसी गणराज्य में भी सिंचाई की व्यवस्था कर कपास की कृषि है वो की जा रही है। तो इस प्रकार जो जलवासी पशुचारण है उसमें उसके क्षेत्र है वो घटते जा रहे हैं। उसमें आधुनिकीकरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, यानी जहाँ पहले चलवासी पशुचारण हुआ करते थे वहाँ अब है वो यानी वाणिज्य पशुपालन होने लगा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी संपन्न यानी कि कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे चलवासी पशुचारण होता था वहाँ अब यानी कि स्थायी रूप से वाणिज्य पशुपालन होने लगा है। वाणिज्य पशुपालन में पशुओं को एक निर्धारित स्थान पर बाड़े के रूप में रखा जाता है और उससे जो भी यानी कि पशुओं से पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं, मांस या चमड़ा, ऊन, हड्डी, उनका व्यापारिक स्तर पर यानी कि व्यापार के मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर के व्यापारिक उद्देश्य से जो पशुओं को पालन किया जाता है जिससे यानी कि अधिक से अधिक आय प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, उसे अपन व्यापारिक या वाणिज्य पशुपालन कहते हैं। और चलवासी पशुचारण के सिकुड़ते क्षेत्र की वजह से बहुत सारे क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण का जो रूप है वो वाणिज्य पशुपालन ने ले लिया है। और जहाँ रूस का स्टेपी जो घास का मैदान है वहाँ पे भी यानी चलवासी पशुचारण के स्थान पर कृषि होने लगी है, कपास की कृषि होने लगी है। अब नेक्स्ट पशु चारण के अंतर्गत वाणिज्य पशुचारण है, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे।